सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद शुरू किया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1921 में शुरू किया था, जनवरी 1921 में, और फरवरी 2022 में आके इन्हें इसे वापस लेना पड़ा। ये था, इस आंदोलन को क्यों वापस लेना पड़ा था? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें सिर्फ अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। लेकिन लोगों ने क्या किया? शहरी वर्ग और गांव के लोग, आदिवासी लोग, बागान में काम करने वाले लोग, हर किसी ने क्या किया ना, अपने व्यक्तिगत संघर्षों को गांधी जी के आंदोलन के साथ जोड़ के, और उन्होंने क्या किया, वो सब हिंसा करने लगे। ठीक है ना? तोड़-फोड़, लड़ाई, झगड़ा, मार-पीट। तो इस वजह से गांधी जी को क्या करना पड़ा? इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। फिर 1930 में आकर के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि भई अब ना तो हम जो है अंग्रेजों का साथ देंगे और ना ही उनके कानून को मानेंगे। सविनय अवज्ञा, अगर आपके उसमें ये प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर है? तो मेन अंतर एक यही है कि जो असहयोग आंदोलन है उसमें आपको सिर्फ मतलब गांधी जी ने कहा था कि हमें अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं माननी है, हमें उनका साथ नहीं देना है। और सविनय अवज्ञा में कहा कि अब हम अंग्रेजों का साथ भी नहीं देंगे और उनके किसी भी कानून को भी नहीं मानेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या था, गांधी जी ने कहा कि भई हम लोगों को समझाते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं। पहले तो हमें अपने लोगों को ये शिक्षा देने की ज़रूरत है, ये समझाने की ज़रूरत है, इसको गलत सेंस में ना ले जाएँ। हम जिस तरीके से बातों को कह रहे हैं, जिस तरीके से संदेश पहुँचा रहे हैं, आप संदेश को उसी तरीके से लीजिए। हमें लोगों को, पहली बात तो उन्होंने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि लोगों को आप मोटिवेट करिए, लोगों को समझाइए। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता थे, जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि भई ऐसा है ना, हमें जो है मतलब कि उसमें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर हम एक बार राजनीति में आ जाएँगे, तो हम अंग्रेज़ों के साथ रहते हुए उनके खिलाफ किसी न किसी तरीके की नीतियाँ बना पाएँगे और शायद हम कुछ कर पाएँगे। ठीक है? लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये कहते थे कि नहीं, हमें तो जो है क्या कहते हैं, मतलब कि इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा था। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो फाइट करके ही जो है मतलब लेना है अपना बदला। अब क्या हुआ, उसी टाइम क्या हुआ कि जो है आर्थिक मंदी आ गई थी। भई 1930 में सविनय अवज्ञा स्टार्ट किया था और उसके पहले 1929 में विश्वव्यापी मंदी आ गए थे। तो मंदी आ जाने से क्या हुआ था कि मंदी आ जाने से क्या हुआ कि किसानों की जो फसलें थी वो बिक नहीं रही थी। अब उनका जो है मतलब जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट मतलब कि जो सामान वो अपना बाहर भेजते थे, कुछ बाहर ही नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि विदेशों में तो पैसे ही खत्म हो गया था। उनके पास पैसे ही नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब भाई जब सामान नहीं बिकेगा, पैसा नहीं आएगा, तो वो अंग्रेज़ी सरकारों को रेवेन्यू या लगान कहाँ से देंगे? ठीक है? इन सब समस्याओं से किसान और जो है क्या कहते हैं जो मध्यम वर्ग था वो फेस कर रहा था, जूझ रहा था। तभी जो है साइमन कमीशन जो है, जो सर जॉन थे, सर जॉन कमीशन, ये आए थे, सर जॉन साइमन ये आए थे इंडिया 1927 में, कहीं-कहीं 27 लिखा है, कहीं-कहीं 28 लिखा है। ठीक है ना? ये आए थे और इनको बुलाया गया था कि भाई आपको भारत की भावी संविधान की रचना करनी है। अब बताइए, आप भारत आए, भारत के संविधान की आपको रचना करनी है, आपको हेल्प करना है लोगों की। दरअसल अंग्रेज सरकार सरकार ने बोला था ना कि ठीक है, आप हमारे अंडर में रह के सरकार बना लो, लेकिन मेन सरकार तो हम ही रहेंगे। तो अब साइमन कमीशन को बुलाया गया, तो जो सर जॉन साइमन थे, उसमें ये 7 सदस्यों का गुट था और इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीय को कोई बात ना पसंद नहीं आई। तो इसलिए जब साइमन आए तो उन्होंने बोला कि भई साइमन तुम वापस जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बोला कि ऐसा है, तुम डोमिनियन स्टेट में साइन कर दो कि ठीक है, तुम अपनी सरकार, प्रांतीय सरकार बना लो, मतलब स्टेट लेवल पे तुम अपनी गवर्नमेंट बना लो, लेकिन सेंट्रल लेवल पे तो जो है हमारी ब्रिटिश की सरकार ही रहेगी, आपको हमारे अंडर में ही काम करना है। गांधी जी ने इस बात पे सहमति नहीं दी। गांधी जी कहे नहीं भई, हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद इन्होंने जो है वही उन्होंने नमक आंदोलन किया था। इसके बारे में बात पढ़े, पहले मैं सविनय अवज्ञा की ओर इसको आप बता देते हैं आपको। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थीं। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। ये 7 सदस्यों की टोली थी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान किया। डोमिनियन स्टेटस मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप मतलब कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बना लो, मतलब प्रांत स्तर पर आप अपनी सरकार बना लो, लेकिन केंद्रीय स्तर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहेगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रस्ताव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। ये देखिए, अब गांधी जी ने क्या किया, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू करने से पहले ना इरविन को पत्र लिखा था। उसमें अपनी 11 मांगे रखी थी, जो है किसान वर्ग को लेके, मजदूर वर्ग को लेके, जो उद्योगपति थे उनको लेकर के। लेकिन उनकी एक मेन मांग ये थी कि भाई नमक पर से ना आप कर हटा लीजिए। ये जो आपने नमक पे कर लगा के रखा हुआ कि सरकार इसे नमक बनाएगी, नमक तो हर अमीर गरीब को अपने खाने में चाहिए ही चाहिए, उस पे आप क्यों कर लगा रहे हैं? नमक तो हर किसी को बनाने का अधिकार है। तो अगर आप हमारी ये मांग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 11 मार्च से हम जो है क्या कहते हैं, फिर से हम आंदोलन शुरू कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया, ये देखिए, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को ये देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि
सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी? नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर, उनके जो मतलब कि जो जिन पे वो मतलब पूर्णतः विश्वास कर सकते थे, ऐसे 78 लोगों को वो अपने साथ लेकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। और उन्होंने अपनी यात्रा कहां से शुरू की? साबरमती से। गांधी जी का आश्रम है साबरमती में, वहां से शुरू की। और ये इनको 250 मील, मतलब सोचिए 10 मील कम 240 मील इनको चलना था, किलोमीटर। ये दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे से जाकर खत्म होनी थी, कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ये दांडी जो है वो गुजरात में एक कस्बा है, वहां पर मतलब समुद्र है, वहां पर जाके इनको ये खत्म करनी थी। तो गांधी जी ने ये यात्रा पूरे 24 दिन तक चली थी, और 24 दिन तक चली थी गांधी जी की यात्रा। और गांधी जी रोज 10 मील का सफर तय करते थे। गांधी जी जहां भी रुकते वहां हजारों लोग उन्हें सुनते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। देखिए गांधी जी जब भी कोई आंदोलन शुरू करते थे ना, वो बस यही कहते भैया शांत रहो, उनका साथ मत दो, उनका सहयोग मत दो। लेकिन वही है ना कि जो है क्या कहते हैं, आप वो सिर्फ अपने शब्दों के जिम्मेदार थे। लोग उसको उनकी बातों को वैसे लेते ही नहीं थे जैसा वो कहना चाहते थे। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा और शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसान लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिए। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिए। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया, तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया कि सशस्त्र बख्तर-बंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आए। मतलब देखिए जब जो है हर कोई क्या करता भाई, नमक कानून तोड़ा गया, लोगों ने कर देना बंद कर दिया, लोगों ने चौकीदारी करनी बंद कर दी। गांवों में जो मतलब कि कर्मचारी थे वो उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कोई हर जो जंगल आरक्षित वन रखे गए थे, जंगल रखे गए थे, मतलब कि जो अंग्रेज सरकार थी उन पे अपनी वाणिज्यिक खेती करती थी। ठीक है ना, तो उन सब में लोग क्या करें, अपने मवेशी मतलब अपने जानवरों को लेके घुसने लगे, चराने लगे। अब ये क्या है, मतलब उनके साथ अंग्रेजों के साथ एक तरीके से उनको उकसाने लगे कि आप बैल मुझे मार वाला काम करने लगे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज और ज्यादा भड़क गए। अब उन्होंने क्या किया, लोगों को मतलब हिंसक, इधर अंग्रेज सिपाही अंग्रेज मारते थे और जो है भारतीयों को, और भारतीय भी उधर मारते थे। खूब दोनों साइड से दंगा हुआ, टकराव हुआ, लाठी पत्थरबाजी हुई। तो जो गांधी जी के जो प्रिय मित्र हुआ करते थे अब्दुल गफ्फार खां, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब उनको डाल दिया जेल में तो और लोग भड़क गए। फिर कुछ समय बाद ना गांधी जी को भी डाल दिया था। ये देखिए बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक
अब पुलिस चौकी, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों, इन लोगों ने क्या, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तब इन लोग ने भवनों में क्या किया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो भी इनके भवन थे उनको सबको तोड़ने लगे। नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। वह भी सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। मतलब कि अब सरकार भी डरी हुई थी, लेकिन वही है ना, वो अपने डर को शो नहीं कर रही थी, वो और ज्यादा लोगों को मारने में लगी हुई थी। अब जो शांतिपूर्ण सत्याग्रही थे पर हमले, उन्होंने क्या किया, सरकार ने, जो अंग्रेजी सेना थी ना, वो सोचो, मतलब जो जो सत्याग्रही थे, जो शांति से भी काम कर रहे थे, उनको भी मार रही थी वो। भाई अगर कोई शांत बैठा है, अगर आपको परेशान नहीं करे तो उसको तो आप ना मारो। लेकिन उन्होंने क्या किया, नॉर्मल जो नॉर्मल लोग थे, औरत, बच्चे, शांत लोग, उनको सबको मारने लगे और लगभग इस तरीके से इन्होंने 1 लाख लोगों को जेल में भर दिया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया 5 मार्च 1931 को। देखिए 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। इरविन को लेटर भेजा था, पत्र भेजा था, कहा अगर हमारी यह मांग नहीं मानोगे तो हम 11 मार्च से शुरू कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, 1 साल आते-आते तक इतना ज़्यादा दंगा फ़साद हो गया कि गांधी जी को फिर से अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते, लेकिन आंदोलन वापस कैसे लिया? इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया था। क्या दस्तखत किया था? कि लंदन में गोल में सम्मेलन होने वाला है, आपको वहाँ पर जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाएँगे, लेकिन इसके लिए आपको उन्होंने कहा कि आपके हम जो है मतलब राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। और क्योंकि पहला जो गोल में सम्मेलन होना था उसका कांग्रेसियों ने बहिष्कार कर दिया था। दूसरे वाले में इसलिए राजी हो गए क्योंकि भाई हमारे भारतीय राजनीतिक सैनिक जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ दिया जाना था। तो दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए और वहां पर बीच में ही वार्ता टूट गई। उनको निराश वापस लौटना पड़ा। और यहाँ पर आज जब वहां से वापस आए तो उन्होंने ये क्या देखा कि अब्दुल गफ्फार खां और जो जवाहरलाल नेहरू है वो अभी भी जेल में है। कांग्रेस को जो है इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। देखिए जो कांग्रेस थी ना, वो 1885 में 1885 में एओ ह्यूम द्वारा बनाई गई थी। एओ ह्यूम उस समय इटावा के वायसराय थे, ठीक है ना? तो उनके संरक्षण में बनाई गई थी। सोचिए अंग्रेजों ने खुद ही कांग्रेस का गठन किया था, सिर्फ इसलिए कि वो मतलब कि और उसके मतलब कि जो अध्यक्ष पद पे थे वो मतलब ये हुई और अंग्रेज ही रहते थे। जब भी इसकी मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, तो अंग्रेजों की जो मतलब कि उनका जो एंथम होता था, उनका एंथम के साथ ही इस मीटिंग की शुरुआत होती थी। लेकिन देखिए ना 1930 तक आते-आते अंग्रेजों ने क्या किया? कांग्रेस को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, अब लोगों ने क्या प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैंने ये आंदोलन 30 में शुरू किया था, 11 मार्च 1930 से और 5 मार्च 1931 को खत्म कर दिया था। फिर 1931 की दिसंबर में लंदन गए गोलमेज सम्मेलन के लिए, वहां पे उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। और जब वहां से निराश वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो स्थिति एकदम डावाडोल हुई पड़ी। उन्होंने कहा हम फिर से इस आंदोलन को शुरू करेंगे। उन्होंने रीलॉन्च किया। और फिर क्या हुआ कि ये आंदोलन, लेकिन फिर 1934 आते-आते तक, देखिए 1932 में इन्होंने फिर से शुरू किया, लेकिन 33-34 आते-आते तक क्या 1 साल तक इस तरह चढ़ा घिसट-पिसट के, और 34 आते-आते तक इसकी गति धीमी पड़ गई। क्यों पड़ गई? लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? एक्चुअली हुआ क्या कि इसके पहले जो मतलब आंदोलन हुआ था ना, तो जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी उम्मीद थी गांधी जी से। जैसे कि किसानों को उम्मीद थी, जो मतलब जो कमर्शियल किसान होते थे, जो अपना फसल-वसल जो है क्या कहते हैं मतलब कि उगाते थे, बोते थे और फिर उसके बाद जो है वो बेचते थे। तो उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा ना लगान देना पड़ता था। तो उनको लगा कि शायद हमें कुछ इसमें जो है राहत मिल जाएगी, गांधी जी हमें राहत दिलवा देंगे, हमारे टैक्स वैक्स कम करवा देंगे, लगान कम करवा देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग को भी गांधी जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, ठीक है? उनका भी कुछ ऐसा कुछ खास आला-भला नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो औद्योगिक वर्ग था, औद्योगिक वर्ग को लग रहा था वो मतलब खुल के व्यापार नहीं कर पा रहे थे। उनकी अपनी समस्याएँ थी, वो चाहते थे कि नहीं भई हमारा जो है कुछ मतलब कि आला-भला हो जाए, ताकि हमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे ऊपर ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारे ऊपर जो शासन लगा रखा है, ये इससे हमें आज़ादी मिल जाए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, औरतें जो थी, औरतों ने भी बढ़-चढ़ के बहुत हिस्सा लिया था, लेकिन औरतों को भी और उनके प्रति भी कोई खास बात ज़्यादा मतलब कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है?
तो अब इसका क्या है, लोगों ने आंदोलन को मतलब जब दोबारा फिर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो यहाँ पर हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और औद्योगिक समाज, महिला वर्ग, ठीक है ना, सब ने किस तरीके से इस आंदोलन को लिया। जैसे कि हम देखते हैं कि सभी ने नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे? अब जैसे कि उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया? उनके आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे? देखिए, गांव में संपन्न किसान समुदाय, जैसे कि गुजरात के और उत्तर प्रदेश के। गुजरात में कौन सा किसान समुदाय थे? पट्टीदार, ठीक है ना, ये किसान जो पट्टे पे अपने खेत किसानों को देते थे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में क्या था? जाट आंदोलन था। ये दोनों आंदोलन सक्रिय थे। तो व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण कभी-कभी क्या होता था ना, व्यापार में मंदी आ जाती थी। भाई देखिए, अब फसल है, कभी बहुत अच्छी हो गई, कभी उतनी अच्छी नहीं हुई, तो बहुत अच्छी हो गई तो भैया अच्छा पैसा आया तो चलो हमने लगान भर दिया, हमारा खुद का भी जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर अच्छी फसल नहीं हुई है तो हम बेच नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हम लगान कहाँ से देंगे? तो इस वजह से जो ये किसान वर्ग होता था ना, जो व्यावसायिक फसलों की खेती करता था, ये बहुत परेशान हो जाते थे। तो उनकी नकद आय खत्म होने लगती थी और उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू शुरू हुआ, तो उनमें से बहुतों को उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। देखिए भाई समझ में कि जो है क्या कहते हैं, ये देखिए फिर से यहाँ पे दिया है ना कि गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट किसान, ये लोग व्यावसायिक फसलों की ना खेती करते थे। तो कभी जब फसल अच्छी हो जाती थी, फसल बेचते थे मार्केट में, अच्छा पैसा मिलता था, जो लगान दे पाते थे, और कभी-कभी फसल खराब होती थी, इनके पास इतना पैसा होता नहीं था। अब धरे पैसे को अगर ये लगान में दे देंगे तो इनके खुद के खर्चे-बर्चे कैसे चलेंगे? तो इनका खुद का परिवार है, उसको कैसे चलेगा? तो इनको ना बहुत उम्मीद थी गांधी जी से कि एटलीस्ट ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है, कि ना अंग्रेजों का साथ देंगे, कानून तोड़ेंगे, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए तो हमारा तो लगान माफ ही नहीं हुआ, लगान तो खत्म ही नहीं हुआ। अब गरीबों ने क्या किया कि गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। अब देखो गरीबों की क्या है, गरीबों को भी लगान देना पड़ता था। उन्होंने कहा भैया हमारा लगान भी कम करो, और बहुत सारे किसानों के साथ क्या हो रहा था कि जो जमींदार होते थे ना, वो उन्हें पट्टे पे खेती देते थे, अपना जमीन देते थे। जैसे मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लोग जाते हैं किराए के घर पे रहते हैं, ठीक है ना, और उनका मकान मालिक क्या करे, उन्हें एनी टाइम घर से बाहर निकाल दे। तो यही चीज होता था, उन्हें एक पट्टे पे खेती मिलती थी, वो खेती करते थे और कभी भी उनको जो है खेती से बाहर निकाल दिया जाता था। और कभी-कभी क्या होती थी, जैसे मंदी आ जाती थी, तो जब महामंदी लंबी खींची जाती थी, तो उनके पास भी क्या होता था, उनके पास भी आमदनी गिरने लगती थी, उनके पास भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन अब उन्होंने जो किराए पे खेत लिया हुआ है, जैसे कोई इंसान किराए पे दुकान लेके दुकान चलाता है, अगर दुकान डली अच्छी चल गई, तब तो भई चलो दुकान का किराया दे पाएगा, अगर दुकान डली अच्छी नहीं हो रही, तो दुकान का किराया कहाँ से देगा? तो ये चीज़ छोटे मज़दूरों के साथ हो रही थी कि अब भाई अगर अनाज अच्छा हो गया, तो वो पैसा दे पाते थे, और नहीं हो पाता तो नहीं दे पाते थे। बस आप इसको ऐसे समझिए कि कोई इंसान किराए पे दुकान लेकर अपना रोज़गार चला रहा है, ठीक है ना? अपने अपने घरवालों का पेट पाल रहा है, अपने घरवालों को एक अच्छी लाइफ़ देने की कोशिश कर रहा है। बस यही चीज़ यहाँ पर मज़दूरों के साथ है, कि जो गरीब किसान हैं, केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उन्हें बहुत सारे किसान ज़मींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर, मतलब कि एक तरीके से किराए पे ज़मीन लेकर खेती करते थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि किसान उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने से प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित रहे। अब देखिए, अब कांग्रेस जो है मजदूरों को ना साथ नहीं दे पाती थी। क्यों? क्योंकि देखो व्यवसायी वर्ग से ना उन्हें पैसे मिलते थे आंदोलन को चलाने के लिए, ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से, अगर वो अमीर किसानों और जमींदारों को नाराज कर देंगे,
कि जो है क्या कहते हैं, भैया आप इनको पैसा दिया करो, क्यों इनके ऊपर मतलब कि लगाते हो टैक्स या क्यों उनसे रेंट लेते हो। तो इससे अगर नाराज हो जाएंगे तो उन्हें फाइनेंस कौन करेगा। हम्म। फिर नेक्स्ट आता है अब व्यवसायिक वर्ग, उनकी क्या स्थिति थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। एक्चुअली में हुआ क्या कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसके दौरान जो भारतीय व्यापारी और उद्योगपति थे उनको बहुत मुनाफा, मतलब उन्होंने उस समय तो बहुत मुनाफा कमाया था और वो ताकतवर भी हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। एक्चुअली में जो अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेज जो है वो चाहते थे मेरा ही व्यापार बढ़े, मेरा ही व्यापार फले फूले। तो उन्होंने कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बना रखी थी, नीतियां बना रखी थी, जिससे जो भारतीय अमीर थे, जो भारतीय अमीर वर्ग था, व्यावसायिक वर्ग था, वो बहुत ज्यादा अपने व्यापार से मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे, अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे थे। विदेशी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा आ रही थी। अब विदेशी वस्तुओं के आयात से क्या हो रहा था कि वो सुरक्षा चाहते थे। ऐसा आप कुछ करिए कि विदेशों से आने वाली वस्तुओं का मतलब कि आयात कम कर दीजिए। जब वहां से वस्तुएं कम आएंगी तो हमारे यहाँ की वस्तुएं ज्यादा बिकेंगी। और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। इन्होंने मतलब कि दो फेडरेशन डाली थी, ठीक है ना। तो वो दो फेडरेशन कौन सी थी जो इन्होंने डाली थी। इन्होंने दो फेडरेशन डाली थी। ये पहली कौन सी क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और दूसरी थी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। इसका गठन किया पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में। उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ये मतलब पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला थे, ये उस समय के जाने माने व्यावसायिक वर्ग हुआ करते थे। और उन्होंने जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। उन्होंने कहा जो ये सरकार, जो ये अंग्रेजी सरकार है, जो हमारे ऊपर नियंत्रण लगा के रखी हुई है कि हम खुल के व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का खुल के समर्थन किया और उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी, है ना। देखिए इसीलिए कांग्रेस कांग्रेस तो उनके उनके पक्ष में रहती थी और मजदूरों का खुल के साथ नहीं दे पाती थी, क्योंकि भैया पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल पावर है वो तो व्यवसायी और व्यापारी वर्ग के पास ही होगी। अब क्या हुआ, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो जो विदेशों से वस्तुएं आ रही हैं, आप ऐसा कुछ करिए कि इनको कोई ना खरीदे। और ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेगा। तो गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, लेकिन देखिए जो गोलमेज जो दूसरे गोल पहला गोलमेज सम्मेलन तो मना ही कर दिया था जाने से, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो जब असफल हो गया, उसमें कोई खास उन्हें मतलब कि न्याय नहीं मिला, उनके मन की बातें नहीं हुई, तो उसके बाद जो व्यावसायिक संगठन थे ना, उनका उत्साह भी धीमे पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। देखिए इतना बड़ा भारत है, इतने बड़े भारत में सिर्फ एक नागपुर अधिवेशन था। नागपुर के जो औद्योगिक जो व्यावसायिक वर्ग थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सब लोगों ने नहीं लिया था। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। अब देखिए उद्योगपति का होता ना कि एक ट्रॉली में सारे मेंढक को एक साथ बिठाना भैया बहुत टफ काम है। वही हो रहा था, मजदूरों को भी मनाना है, किसानों को भी मनाना है, व्यवसायियों को भी मनाना है, ठीक है ना। और जो है क्या कहते हैं, जो बिजनेस क्लास है, जो मतलब कि जो व्यवसायिक वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, हर किसी को तो उन्हें कन्विंस करना था और सबके अपने अपने जो है क्या कहते हैं
तुरंत मिजाज थे, सबके अपने अपने दिक्कतें थी, किसी की दिक्कतें किसी से मैच नहीं कर रही थी, तो किसी की किसी से नहीं मैच कर रही थी, किसी को आपस में एक दूसरे से दिक्कतें थी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर जो है वो कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। ठीक है, क्या करा है कि कुछ मतलब कि उन्होंने क्या किया, जो विदेशी वस्तुएं थी उनको बहिष्कार करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक भाई, बहिष्कार करेंगे। उन्होंने जो गांधी जी का विचार था ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हमारा जो कम वेतन है, ये जो हमारी कार्य स्थिति खराब है, उन्होंने उनके आंदोलन को अपने इस पर्सनल व्यक्तिगत समस्या से जोड़ लिया। और 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। ठीक है ना, 1930 में जो रेलवे में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने हड़ताल कर दिया, और 1932 में जो गोदी कामगार हड़ताल कर रहे थे उन्होंने जो गोदी में मतलब काम काम कर रहे थे, गोदी कामगार थे, उन्होंने हड़ताल कर दिया। और फिर क्या हुआ, 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियान में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें क्या था, औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। अब देखिए औरतों की बात आ गई, ठीक है ना, औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। गांधी जी ने जब नमक का सत्याग्रह किया था, तो उसके दौरान हजारों औरतों ने उनकी बातें सुनी, वो घर से बाहर निकलती थी, उन्होंने जुलूस में भी हिस्सा लिया, नमक भी बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की। पिकेटिंग जैसे कि होता है ना, कि मतलब कि बैरिकेडिंग लगा देना, रास्ता जाम कर देना, रोक देना। बहुत सारी महिलाएं ना जेल भी गई थी। शहरी इलाकों में ज्यादातर जो ऊंची जात की जो महिलाएं थी वो सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। अब गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखता था। वो अगर जेल जा रही थी ना, तो उन्हें लगता था कि नहीं, हम गांधी जी के विचारों पे अगर चलेंगे तो हम अपने देश को आजाद करा पाएंगे, और वो अपने आप को वो मानती थी बहुत पवित्र काम है। अगर अपने देश के लिए हम जेल जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही, और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। सविनय अवज्ञा की सीमाएं, अब इसकी सीमाएं क्या थी, जैसे देखिए, जैसे आपका जो दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग था, इन्होंने इसमें मतलब खुल के इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ये मना कर रहे थे करने से। क्यों कर रहे थे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू, मतलब कि जो ऊंची जात के जो हिंदू होते थे, सनातनी होते थे, उनसे वो डरती थी। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो, जो छुआछूत है ना, उसको खत्म करे बगैर अगर हम छुआछूत को खत्म नहीं करते हैं, तो अगले 100 साल तक भी हमें कभी स्वराज नहीं मिलेगा, कभी हमें आजादी मिलेगी ही नहीं अंग्रेजों से पूरी तरीके से। क्यों? उन्होंने कहा ये जो अछूत है ना, ये हरिजन है, ये ईश्वर की संतान है, और उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। गांधी जी ने दलितों के लिए भी सत्याग्रह किया था कि नहीं भाई, उनको ये भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान है, इन्हें भी मंदिर में जाने का अधिकार है, हमारी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल से तालाब से जो सामान्य तालाब है जिसमें हम सब पानी पी रहे हैं, ये भी इसमें पी सकते हैं। ठीक है ना, सड़क में चल सकते हैं हमारी तुम्हारी तरह। ये नहीं कि इनको, मतलब दलितों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। है क्या, ये इनको अपने आगे पीछे टोकरी लगा के चलनी पड़ती कि इनका पसीना तक सड़क में ना गिर जाए। तो मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारा मल है और हमें खुद को साफ करना चाहिए, हमें अपने मल से नहीं गिनाना चाहिए, क्यों हम इनसे अपना मल उठवाएं। तो उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया
कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये जो अस्पृश्यता है ना, ये एक तरीके का पाप है। ये जो छुआ-छूत है, जो आप अपने मन में बैर पाल के बैठे हो, उसको आप अपने मन से हटा दो। ये गलत चीज़ है। बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। मतलब जो दलित है ना, वो एक अलग ही अपना जो है मंत्री परिषद चाहते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो है विधायिका के जो चुनाव हो रहे हैं, जो प्रांत स्तर पे जो चुनाव हो रहे हैं, तो प्रांतीय स्तर पे हमें भी राजनीतिक अधिकार चाहिए, हमें भी हक चाहिए। और कांग्रेस इसके अगेंस्ट में थे, इसके विरोध में थे, विपक्ष में थे। गांधी जी भी इसके विपक्ष में थे। अभी हम बाद में अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने पुनः एक्ट साइन करा किया था कि भाई चलिए ठीक है, आपको हम अलग से सीट तो नहीं देंगे, लेकिन आपको हम रिजर्वेशन दे देते हैं। तो ये दिया कि महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में ये बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों की, एक्चुअली में जो दलितों का ये जो मतलब वर्ग था ना, इनको कौन लीड कर रहा था, इनको नेतृत्व कर रहा था, इनको इनका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर जी कर रहे थे। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को मान लिया, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, हम मतलब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, आप दलित हैं, आपकी भी अलग से अपनी राजनीतिक पार्टी होगी, ठीक है ना। आप पूर्ण मतलब कि आपकी भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन सकती है। इस तरीके की चीजें, उनकी कई सारी शर्तें थी, जब मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया कि नहीं भाई, ये तो नहीं चलेगा। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। इससे दलित वर्ग जो था, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, उनको प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खासा उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दरअसल आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ शुरू हुआ था, लेकिन एक साल बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन तो जो है क्या कहते हैं धीमा पड़ गया, बंद कर दिया, गांधी जी को हटाना पड़ा 22 फरवरी को आकर के असहयोग आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का भी कोई खासा असर नहीं रहा। तो मुस्लिम भाई, जब हमारा जो है क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन ही सही से वर्क नहीं कर पाया, तो खिलाफत कहाँ से करता। और खिलाफत आंदोलन में सही से काम ना हो पाने की वजह से उन्हें हिंदुओं से उन्हें जिस तरीके की उम्मीद थी, शायद वो उन्हें उतना नहीं मिल पाया। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसको उनका आंदोलन धीमा पड़ गया। अब इसकी वजह से वो हिंदू से नाराज हो गए। अब उससे क्या हुआ ना कि उनके हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या हुआ, उनके बीच में मतभेद पैदा होने लगा। फिर क्या हुआ, उनके संबंध खराब होने लगे। जब संबंध खराब होने लगे तो क्या हुआ, दोनों समाज दोनों समुदाय था, हिंदू और मुस्लिम समुदाय, ये उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए और हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता ही जा रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। तो मुस्लिम लोग ने नेताओं में से एक, जो मुस्लिम नेता थे उनमें से एक जाने माने नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर ये बहस मुबाहिसा चल ही रही है, मतलब की जो बहस थी वो चल ही रही थी
कि 1928 में क्या हुआ कि आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयशंकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। हम अपने वीडियो को यहीं पे अभी इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। आगे का जो सामूहिक अपनेपन का भाव है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।